नमस्कार मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन से आपसे मुखातिब हूँ। मैं जन सुलभ पुस्तकालय के मंच से आज अपनी चौथी शीर्षक कहानी, अपने कहानी संग्रह अ, ये क्या हो गया से उसका पाठ करने जा रहा हूँ। इस कहानी की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ब्रिटेन में आने के बाद शायद मेरी दूसरी या तीसरी कहानी थी जो मैंने लिखी और मुझे हमेशा से ये शौक था कि मेरी किताबें जो है वो रेलवे स्टेशन के एएच व्हीलर की दुकानों पे ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं वहाँ देखता था कि साहित्य की किताबें कम दिखाई देती थीं और जासूसी नॉवल और कुछ पत्रिकाएँ जो कि कमर्शियल होती थी, वो दिखाई दिया करती थी। तो त्रिदाद में एक प्रेम जन्मेजय ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन किया था, तो वहाँ मेरी मुलाकात डायमंड बुक्स के नरेंद्र वर्मा जी से हुई, तो उनसे जब बातचीत हुई तो उस बातचीत का नतीजा था मेरा ये कहानी संग्रह ये क्या हो गया, जो डायमंड बुक्स से प्रकाशित हुआ। इससे जुड़ी एक बात और है कि जब ये कहानी लिखी थी तो इसका शीर्षक था यह क्या हो गया। लेकिन बड़े भाई और मित्र अशोक चक्रधर ने मुझे एक बार बातों-बातों में कहा, भई देखिए जो कोलोकियल सेंटेंस है उसमें हाँ बोला नहीं जाता। कोई नहीं कहता कि यह क्या हो गया, तो इसे तुम बदल के ये क्या हो गया या ये क्या हो गया। तो बाद में जब ये कहानी छपी है कहीं और तो यह में से ह हटा के और ऊपर मात्रा लगा के उसे हमने कहा कि ये क्या हो गया। दरअसल आजकल जिस चीज़ की बहुत चर्चा हो रही है ख़ास तौर पे ब्रिटेन में, वो है शाही घराने के बीच जो छोटे राजकुमार प्रिंस हैरी ने जो अ, एकदम से अपनी पत्नी के साथ ये तय किया कि वो अब शाही घराने को छोड़कर अपने कनाडा में जाके बस जाएँगे और उन्हें किसी भी शाही खिताब से कुछ लेना-देना नहीं है। तो ऐसे में मेरी इस कहानी का जो पाठ है, जो ये क्या हो गया है, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये रहेगी क्योंकि इस कहानी में जो केंद्रीय पात्र है, वो है लेडी डायना। तो आज जबकि चर्चा में है प्रिंस हैरी जो लेडी डायना के छोटे पुत्र हैं और हैरी की पत्नी अ, मेगन मार्कल और मुझे आज जो कहानी का पाठ और ये कुछ है कोइंसिडेंस क्योंकि ये कोई प्लानिंग नहीं की गई थी कि आजकल इस कहानी को पढ़ा जाए। जैसे-जैसे मेरे कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि अ अ, काला सागर, उसके बाद ढिबरी टाइट और उसके बाद अ अ, ढिबरी टाइट के बाद देह की कीमत और देह की कीमत के बाद ये चौथा संग्रह प्रकाशित हुआ, ये क्या हो गया? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में अपना प्रेरणा स्रोत किसी को बना लेते हैं, कोई आइडल जिसे हम फॉलो करते हैं। ऐसा होता है कि वो हमारे आस-पास होता है, तो हम उसे रोज़ देखते हैं। मगर अब क्योंकि दुनिया इंटरनेट आने के बाद बहुत बदल गई, तो हमें अपना आइडल ढूँढने के लिए अपने आस-पास या अपने देश में देखना ज़रूरी नहीं है। हम अ, विदेश में कहीं भी अपने लिए एक आइडल गढ़ सकते हैं और मेरी कहानी की जो नायिका है, अनुष्ठा, उसने ठीक वैसे ही किया है और अनुष्ठा ने अपना आइडल, अपना प्रेरणा स्रोत बनाया है लेडी डायना को। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लेडी डायना के जीवन पर बेस कर दी है। जो-जो लेडी डायना करती है, वो अपने माहौल में करती चली जाती है।
और अंत में वो कहाँ पहुँचती है। तो ये है कहानी ये क्या हो गया और ये मेरे कहानी संग्रह ये क्या हो गया 2003 में प्रकाशित हुई थी शीर्षक कहानी के तौर पे और इस मंच पर ये मेरी चौथी कहानी है, चौथा कहानी पाठ है। तो मैं अब शुरू करूँगा, कहानी थोड़ी-सी लंबी है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि कहानी आपको अ, दिल तक पहुँचे मेरी अदायगी से और अपने शब्दों से किसी तरह आप तक ज़रूर पहुँचे और आपको बोरियत महसूस ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी, ये क्या हो गया? 1 वर्ष बीत गया है, पूरा 1 वर्ष। वो आज भी मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा बनी बैठी है। मैं चाहकर भी उसे अपने से अलग नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों हो जाता है? कैसे हो जाता है? इसमें उसको दोषी ठहरा सकती हूँ क्या? किंतु मेरी वर्तमान स्थिति के लिए वही तो ज़िम्मेदार है। यदि मैंने उसे अपने जीवन का आदर्श न बना लिया होता, तो क्या मेरे हालात इस कदर दयनीय बन गए होते? परंतु क्या वो स्वयं चलकर मेरे पास आई थी? क्या अनुष्ठा तुम मुझे अपने जीवन का आदर्श बना लो? अब इन सवालों का औचित्य क्या है? मैं तो जीवन के प्रत्येक कदम पर उसका ही अनुसरण करती रही। फिर गलती कहाँ हो गई? जय अंकल तो सदा ही कहा करते थे कि मनुष्य का उठाया हुआ हर कदम उसके वर्ग से संचालित होता है। मैं ही उनके वामपंथ का मजाक उड़ाती रही, आज भी उड़ाती हूँ। पर कहीं उनकी कही बात सच भी तो साबित हो रही है। वो अभिजात्य वर्ग की सदस्य थी। उसके सभी दोष उसकी दौलत के पर्दे के पीछे छिप जाते थे। वो राजकुमारी थी, किंतु मैं मध्यवर्गीय खोखलेपन को सहने के लिए अभिशप्त। सपने तो मैं भी राजकुमारियों और राजकुमारों के ही देखा करती थी। जब एक फिल्म अभिनेत्री ने प्रिंस चार्ल्स का खुलेआम चुंबन ले लिया, तो सच में मुझे उससे बहुत ईर्ष्या हुई। दिल के किसी कोने में गुदगुदी भी हुई थी। मन में कहीं ये विचार भी आया कि वो अभिनेत्री मैं क्यों ना हुई। आज तो उस अभिनेत्री का नाम भी भूल चुकी हूँ। वक्त की मार थपेड़े मनुष्य के दिमाग की स्लेट को सब धुंधला कर देते हैं। प्रिंस चार्ल्स के प्रेम किस्से तो सुनती पड़ती रहती थी। फिर एकाएक कहीं बिजली गिरी और समाचार पढ़ा कि राजकुमार विवाह कर रहा है। राजघराने की तुलना में तो डायना का परिवार मध्यवर्गीय ही कहलाएगा। एकाएक वो अमेरिका में बच्चों की देखभाल करके गुजर करने वाली आया राजकुमारी बन गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पुरुष तो पुरुष नारियों में भी होने लगे थे। मुझे पहली बार पता चला कि चमत्कार केवल किस्से कहानियों में नहीं होते, वास्तविक जीवन भी चमत्कारी हो सकता है। डायना के पिता ने तो अपनी पुत्री के लिए सचमुच का राजकुमार ढूंढ ही लिया था। मेरे पिता तो रेल मंत्रालय में सेक्शन अफसर ही थे। फिर वो भला अपने अनुष्ठा के लिए कैसे और कहां से राजकुमार ढूंढ पाते? वो तो क्लास 3 और क्लास 2 के अफसरों से आगे सोच ही नहीं पाते थे। एक तो पिताजी ने मुझे नाम भी विचित्र सा दिया था। नाम का उच्चारण पूरा होते-होते लगता था जैसे किसी ने ठा से बंदूक दाग दी हो। उस पर उनका मेरे लिए एक बैंक का अफसर ढूंढ निकालना कि जा बेटी, कर ले इससे शादी और गला दे अपना सारा जीवन उस बैंकर की सेवा करने में, उसके बच्चे जनने में और सास-ससुर की देखभाल करने में। भला मुझसे महत्वाकांक्षा लड़की किसी आम महिला वाले शुष्क कार्य कैसे सर अंजाम दे पाती? विद्रोह कर दिया था मैंने। जीवन में पहली बार मैंने अपने पिता को बता दिया था कि ये शरीर और जीवन चाहे मेरे माता-पिता ने मुझे बख्शा है, परंतु अब ये जीवन, ये शरीर सिर्फ मेरा है, मेरा।
मेरी कद-काठी तो काफ़ी हद तक राजकुमारी डायना से मिलती-जुलती ही थी। अब मैंने अपने बाल भी वैसे ही कटवा लिए। मेरा पहनावा, मेरी चाल, मेरी अंग्रेज़ी सभी पर तो डायना छाए जा रही थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि हज़ारों मील दूर उसकी छवि की दीवानी एक मीरा भारत में भी रहती है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस संसार में हर व्यक्ति अपना-अपना भगवान गढ़ता है। यदि मैंने भी अपनी भगवान खोज ली तो इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? यदि डायना को मेरे पागलपन के बारे में पता भी चल जाता, तो इससे भला मेरे जीवन में क्या अंतर पड़ने वाला था? अपनी भगवान ही की तरह मैं भी जुट गई, अपने राजकुमार को ढूँढने के लिए। क्या इतना ही सरल है अपने सपनों के राजकुमार को पा लेना? जय अंकल एक बार फिर मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। अनु, तुमने कभी सोचा है? ये जय अंकल का तकिया कलाम बन गया है। अनु, तुमने कभी सोचा है? वो अपनी हर बात इसी तरह शुरू करते हैं। मेरी प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर उठ गई। अपने चश्मे के ऊपरी भाग से मेरी ओर देखते हुए जय अंकल ने कहना शुरू किया, भाई हमारी आज की पीढ़ी में एक विचित्र बात उभर कर सामने आई है। हम हम अपने जीवन में अपने आदर्श नहीं गढ़ते। फिर चाहे साहित्य हो या राजनीति, हम अकेले पड़ जाते हैं। हमने अपने जीवन को किसी आधार पर टिकाया नहीं। हमारा जीवन निरुद्देश्य इधर-उधर भटकता रहता है। क्या ये बात मेरे जीवन पर भी लागू होती है? मैंने तो अपना आदर्श गढ़ा। अपने आदर्श के लिए तो मैंने स्थान और देश की सीमाओं तक की परवाह नहीं की। पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही अपने आदर्श को पहचानने की चेष्टा में लगी रही। लेडी डायना राजकुमारी बनने से पहले अमेरिका में छोटे बच्चों की आया का काम करती थी। क्यों करती थी ऐसा? क्या उसे मालूम नहीं था कि यदि मैंने उसके ही पद चिन्हों पर चलकर ये काम करने के बारे में सोचा, तो मेरे घर में बवाल मच जाएगा? मचता फिरे, परवाह किसे थी? मैं भी एक धनाढ्य गुजराती परिवार में जाकर उनके बच्चों की देखभाल करने लगी। एमए अंग्रेजी आया पाकर परिवार भी धन्य था और बच्चे भी। अनिल उसी परिवार का ही तो छोटा पुत्र था। मेरे विचारों को सुनकर जैसे मेरा भक्त ही बनता जा रहा था। अनुष्ठा, हमारे देश को तुम जैसी लड़कियों की सख्त जरूरत है भाई। न जाने क्यों हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर का अर्थ किसी को समझ ही नहीं आता। बहुतायत में है ना जी। अनिल जी, हमारे देश में लेबर बहुत ज्यादा है, परंतु काम कहाँ से लाएंगे इतना काम? चावलों में भी तो बासमती की कदर होती है ना, कम और महंगा जो मिलता है। आम चावल तो मजदूर भी खा लेता है, बासमती तो डिग्निटी वाले लोग ही खा पाते हैं ना। भाई अनु, मुझे औरों की तो खबर नहीं, परंतु तुम अवश्य ही बासमती वाली डिग्निटी रखती हो। मैं तुम्हारे जीवन से मोटे सादे चावल सदा के लिए दूर कर दूंगा। और मैं भी राजकुमारी बन गई थी। मुनीम परिवार की बहू बन जाना कोई छोटी बात थी। अनिल से विवाह मेरे माता-पिता भौंचक रह गए थे। विवाह का रिसेप्शन भी तो ताज होटल में रखा गया था, सामने गेटवे ऑफ इंडिया। मेरे लिए जीवन का एक नया द्वार खुल गया था। डायना ने विवाह के पहले 2-3 वर्षों में ही 2 पुत्रों को जन्म दे दिया था। राज सिंहासन के लिए वारिस पैदा कर दिए थे। कैसी अनुभूति हुई होगी राजकुमारी को। मुझे डायना से उम्र में छोटे होने का एक लाभ तो था कि मैं आसानी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चल सकती थी। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलना बहुत आसान काम है अनु। आसान काम करके महान नहीं बना जा सकता। अपने लिए जीवन के नए रास्ते गढ़ने वाला ही महान बन पाता है। बाकी लोग तो उसके अनुयायी बनकर रह जाते हैं। आज न जाने जय अंकल क्यों बार-बार याद आ रहे हैं।
जय अंकल ये क्यों नहीं समझ पाते कि अपने संदर्भ भी तो मैं नई राह बना रही थी। मैं भी तो समाज की परवाह किए बिना आया बनने को तैयार हो गई थी। जय अंकल एक बात नहीं समझ पाते। यदि मैं उनकी सारी बातें मानने लगूं, तो मैं उनकी भी तो अनुयायी बन जाऊंगी ना। फिर कौन सी नई राह होगी मेरी। मुझे अपनी राह पसंद थी। विवाह के 1 वर्ष बाद ही अपूर्व का जन्म हो गया और अगले ही वर्ष अंगद भी संसार में आ पहुंचा था। अनिल, अनुष्ठा, अपूर्व और अंगद, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रथम परिवार, द ए फैमिली। अनिल प्रसन्न था, परिवार खुश था। जीवन में कोई भी वस्तु स्थायी क्यों नहीं होती। सड़क पर गड्ढे भी आते हैं, फिर सड़क सपाट हो जाती है। विमान में यात्रा करते समय खराब मौसम की डगमगाहट भी होती है, तो आनंदमयी सुखन उड़ान भी। डायना के जीवन में गड्ढों का आगमन इसी समाचार से हुआ था कि उसके पति के जीवन में पहले से एक महिला थी, कैमिला पार्कर बोल्स। भला ये कैसे हो सकता था कि मेरा जीवन ऐसी दुर्घटना से बच पाता। वास्तव में शुरू शुरू में तो मैं बहुत ही निराश हुई कि अनिल कितना भोंदू है, जिसके जीवन में मेरे अतिरिक्त कोई प्रेमिका ही नहीं है। फिर भला मैं डायना की तकलीफ को महसूस कैसे कर पाऊंगी। ये सोच सोचकर परेशान होती रहती कि डायना के जीवन का यह प्रकरण मेरे जीवन में कैसे और कब आएगा। कितना रोमांटिक विचार था। मैं डायना के प्रत्येक सुख दुख का अनुभव स्वयं कर लेना चाहती थी। यह सहन करना कितना कठिन था कि डायना तो कैमिला पार्कर के कारण दुखी हो और मैं इस अनुभव से पूरी तरह वंचित रह जाऊं। किंतु मुझे भी अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। मेरे जीवन का ये कठोर सत्य एक कोमल नाम लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। कोमल भाभी अनिल की दूर की रिश्तेदार थी। उससे बस 3-4 वर्ष ही बड़ी रही होंगी। विधवा, 2 बच्चों की मां, देखने में कहीं से भी कोमल नहीं लगती थी। किंतु अनिल चुपके चुपके उनमें कोमलता ढूंढता रहता था। कोमल भाभी, सृष्टि और काजल, ये तीनों ही अनिल की सोच को घेरे रहते थे। अनिल ही तीनों का खर्चा भी उठाते थे। मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। किंतु मैं क्षुब्ध थी कि जैसे मुझे कबाड़ी की दुकान से कोई पुरानी वस्तु लाकर दे दी गई हो। मैं अपने पति के रूप में एक बटा हुआ आदमी नहीं चाहती थी। डायना ने कम से कम अपने पिता से शिकायत तो अवश्य की होगी कि उसे कैमिला पार्कर बोल्स की उतरन क्यों दी गई। मैं तो ये भी नहीं कर सकती थी। मैं तो पुरानी इस्तेमाल की हुई वस्तु की चमक से ही इतना प्रभावित हो गई थी कि मैं उसे नया समझ बैठी। बेचारी डायना राजकुमारी होकर भी वही सब कुछ भुगतती रही जो मुझ जैसी मध्यवर्गीय दुखियारी भुगत रही है। उसने भी अवश्य यही सवाल पूछा होगा, ये सब क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। उसके पति ने भी यही कहा होगा, ये कोमल भाभी के साथ आपका क्या संबंध है। भाई वो भाभी है मेरी, बस और क्या। मैं हर बात सच सच जानना चाहती हूँ। जो सच है वही तो बता रहा हूँ। देखिए ये सच तो है जमाने के लिए, मैं ठोस सच्चाई जानना चाहती हूँ। अरे अनु, मुझे बिजनेस की उलझने सांस नहीं लेने देती और तुम मेरे दिमाग को फिजूल की बहस में मत उलझाओ। मैं दिमाग के बारे में कुछ नहीं कह रही, मेरा सवाल तो तुम्हारे दिल को लेकर है। क्या मतलब। देखो अनिल, मैं तुम्हारे दिल पर एक छत्र राज करना चाहती हूँ। मुझे आधा अधूरा पति स्वीकार्य नहीं है। ये क्या बेवकूफों की सी बात कर रही हो तुम। बेवकूफ तो मैं आज तक बनी रही। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। वो मेरी जानू, तुम तो नाहक ही परेशान हो रही हो। मैं तो तुम्हारे सिवाय किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। तुम और हमारे दोनों बच्चे ही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद हो। भला मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ये कहकर अनिल ने मुझे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से चिपटा लिया था।
और मैं एक बार फिर बेवकूफ बन गई थी, ठगी गई थी। लंदन में भी यही हुआ होगा। भला इसके अतिरिक्त और कुछ हो भी कैसे सकता है? सभी मर्दों की चाल एक सी ही तो होती है, किंतु ऐसी चालें बहुत दिनों तक चलती नहीं है। झूठ का पर्दा इतना महीन और कमजोर होता है कि सच्चाई की हल्की सी छुअन भी उसे उखाड़ फेंकती है। अनिल की कोमल सी भाभी अपने प्यारे से देवर के साथ कोमल भावनाओं में जकड़ी हुई थी। जब अचानक माँ जी ने उन्हें देख लिया, तो माँ जी का संयमित क्रोध अपने पुत्र पर बरस रहा था। डर भी था कि कहीं बहू सुन न ले, बसा बसाया घर उजड़ न जाए। बेचारी माँ जी, उन्हें क्या मालूम कि अपने बच्चों की बेहूदगियों और बदतमीजियों की खबर माता पिता को सबसे अंत में पता चलती है। उनकी बहू तो पहले से ही अपने परिवार की नींव में घुसा पानी देख चुकी है। माँ जी कितनी सुखी थी, जो अब तक उस बाढ़ के वेग से बेखबर बैठी थी। इसी बेखबरी में वह अपने सुपुत्र से सवाल जवाब कर रही थी। ना तुम्हें जरा भी लाज नहीं आई? कल मुहे अपने ही घर में ही कुकर्म करते हो। हुआ क्या है माँ, मैं तो बस भाभी को बाम लगा रहा था। उनकी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा था। कोमल भाभी ढिठाई से मुस्कुराए जा रही थी। मैं सब समझती हूँ बेटा। 9 महीने तुझे पेट में रखा है। आइंदा कोमल को ऐसा दर्द ना ही हो तो अच्छा है। ये तो अच्छा हुआ कि बहू मायके गई हुई है, नहीं तो जाने क्या गजब हो जाता। और फिर क्या कमी है अपनी बहू में? अपनी मर्जी से तो ने शादी की है। अपने खानदान की इज्जत का कुछ तो लिहाज किया होता। अब इस अफसाने को यहीं खत्म कर दो। अब ना तो कोमल कभी इस घर में आएगी और ना तो कभी उसके घर जाएगा। आई बात समझ में? क्या बात समझना इतना ही आसान होता है? क्या लंदन के बकिंगम पैलेस की मां ने अपने पुत्र को यही सब नहीं समझाया होगा? फिर वो तो राजघराना है। राजघराने की अपनी मर्यादा होती है, परंपराएं होती हैं। वहां के बाशिंदे आम आदमी की तरह कहां बर्ताव करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रानी मां ने अवश्य ही अपने पुत्र की खबर ली होगी, किंतु ये पुत्र किसी की सुनने वाले होते कहां हैं। राजकुमार ने भी जनसंपर्क की दुहाई दी होगी। डायना का अहम कितना आहत हुआ होगा। उसका अपना राजकुमार, उसका पति केवल उसका होकर नहीं रह सकता। उस आदमियों वाली शक्ल की महिला में ऐसा क्या मिलता होगा राजकुमार को, जो अपनी खूबसूरत पत्नी का इतना निरादर करने से भी नहीं चूकता। निरादर तो मेरा हो रहा था। जो बात अब तक दरवाजों के पीछे बंद थी, छिपी हुई थी, वो अब खुलेआम होने लगी थी। मां के समझाने का असर कुछ उल्टा ही हुआ। एक आदमियों की शक्ल वाली महिला ने मेरे जीवन को भी तहस नहस करके रख दिया। किंतु यदि कोमल भाभी सुंदर होती, तो क्या अनिल के व्यवहार को सही करार दिया जा सकता था? क्या पति पत्नी के संबंधों में गहराई का कोई अर्थ नहीं होता? यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो कि अनिल से अधिक मालदार या सुंदर होता, तो क्या मेरा व्यवहार भी अनिल जैसा हो सकता था? नहीं, नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। क्या अब सोच सकती हूँ? इसके लिए तो मुझे अपने इष्ट देवता की ओर देखना था। मेरी सबसे विकट समस्या ये थी कि मेरी इष्ट देवता मुझसे हजारों मील दूर एक सोने के महल में रहती रहती थी या कैद थी, ये मैं नहीं जानती थी। मेरा उससे बस एक तरफा संवाद था। मेरा जब जी चाहता, मैं उससे बतिया लेती। उसकी प्रतिक्रिया अपने पति के प्रति, या फिर अपने हालात के प्रति, या फिर अपनी सास के प्रति, सबका हाल केवल समाचार पत्रों या टीवी न्यूज़ से ही तो मिल पाता था। भला अपने अभीष्ट के मन के भीतर का हाल कैसे जान पाती? मन के भीतर कहीं ये भी महसूस होने लगा था, जैसे हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या फिर एक ही पहलू, ये भी तो कहा जा सकता है।
मैंने बहुत बार सोचा भी कि शायद मैं ही अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए कोई ऐसा हल ढूँढ लूँ, जो कि संभवतः डायना के भी काम आ सके। किंतु डायना तो मुझसे पहले ही हर स्थिति का सामना करने के लिए विवश थी। विवशता तो नारी के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, कुछ ऐसा लगता है। इसी विवशता के विरुद्ध बीड़ा उठाने की ठानी होगी लेडी डायना ने। अपने पति को समझा-समझा कर थक गई होगी। फिर उसकी सास भी तो कोई छोटी-मोटी औरत नहीं, रानी है ब्रिटेन की। हमारी मेनका ही कहाँ लड़ पाई अपनी ताकतवर सास के विरुद्ध। कहाँ तो एक ओर वो भारत के भावी प्रधानमंत्री संजय गांधी की पत्नी थी। कहाँ आजकल एक स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा के चुनाव लड़ती है और इंसानों की बजाय जानवरों और पेड़-पौधों की लड़ाई लड़ती है। लड़ाई लड़ना तो कोई डायना से सीखे। क्या ठसके से जीती थी और क्या ठसके से सामने वाले से लोहा लेती थी। राजघराने की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। समाचार पत्र की एक खबर ने तो मुझे डायना का और भी बड़ा मुरीद बना दिया था। एक धमाका कर दिया मेरी मार्गदर्शक ने। जब राजकुमार के महल में एक पार्टी चल रही थी, लेडी डायना बाहर अपने ही महल के बगीचे में अपने प्रेमी आर्मी के मेजर की बाहों में प्रेम का रस लुटा रही थी। उसने साबित कर दिया था कि प्रेम केवल राजकुमार चार्ल्स की बपौती नहीं है। यदि पति विवाहित होने के बावजूद अपनी प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ा सकता है, तो आंसू बहाती, दुख उठाती नारी का किरदार निभाने को बाध्य नहीं है अनुष्ठा। बाध्य तो मैं कभी नहीं थी कि मैं लेडी डायना की हर बात का अंधाधुंध पालन करूं। मगर जब मैंने उसे अपना आदर्श मान ही लिया था, तो मेरे पास फिर और कोई विकल्प बचा ही कहाँ था। मेरे और अनिल के बीच एक शीत युद्ध चल ही रहा था। उसकी माताजी भी मुझे ही परिवार की इज्जत का वास्ता दे रही थीं। उनकी घर की इज्जत के टुकड़े तो उनका सुपुत्र उड़ा रहा था और लेक्चर मुझे सुनने को मिल रहे थे। मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि अनिल से मैं ठीक वैसा ही बदला लूंगी, जिस तरह लेडी डायना ने अपने ही बगीचे में अपने प्रेमी के साथ रति क्रीड़ा करके लिया था। सवाल ये उठ रहा था कि मैं प्रेमिका का प्रेमी कहां से लाऊं? लड़कों को हमेशा ये गलतफहमी बनी रहती है कि उन्होंने कोई लड़की फंसा ली है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की को तब तक नहीं फंसा सकता जब तक कि लड़की स्वयं फंसने को तैयार ना हो। भाई मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक लड़की जब चाहे किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। उसे जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लड़के तो पहले ही फंसने के लिए बेचैन खड़े होते हैं। उन्हें तो बस कोई फंसाने वाली चाहिए। जय अंकल एक बार फिर मेरे सामने आ खड़े हुए थे मेरी सहायता करने के लिए। तो क्या मुझे बस केवल इशारा भर करना है और कोई भी मेरा प्रेमी बनना स्वीकार कर लेगा? फिर मैं क्यों चिंता करती? मुझे कौन-सा विवाह करना था या फिर उसे अपना सच्चा प्रेमी बनाना था। मेरे लिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे इंतकाम का एक माध्यम भर बनने वाला था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं उसके साथ सहवास का आनंद भी उठा पाऊँगी कि नहीं। आनंद सहवास का उठाया या नहीं, इसके बारे में तो कुछ भी कह पाना कठिन है। किंतु इतना अवश्य कह सकती हूँ कि उन विशेष क्षणों में मैं अनिल से बदला लेने की भावना से मेरे पूरे व्यवहार को बहुत उग्र बना दिया था। विजय अनिल के खास मित्रों में से एक है। अनिल के दोस्तों में एक वही तो है जो देखने में ठीक-ठाक लगता है। मुझसे कभी भी आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता। उसकी आंखों में मैंने हमेशा ही अपने लिए एक खामोश तारीफ महसूस की थी। इसलिए मेरे बदले का हथियार उससे अधिक कारगर कोई भी और हो ही नहीं सकता था। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने उसकी ओर निमंत्रण भरी निगाहों से देखा। वो तय नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है या केवल एक सपना। घर में अनिल के जन्मदिन की पार्टी थी। अनिल का 40वां जन्मदिन।
अनिल के दोस्त रह रहकर एक ही जुमला बार-बार दोहरा रहे थे, लाइफ बिगिन्स एट 40। अनिल की लाइफ 40 पर नया मोड़ ले रही थी या नहीं, ये तो वही जाने। किंतु मेरा जीवन उसी रात एक नई करवट लेने वाला था और इस बात को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। मेरी मानसिक हमसफर लेडी डायना भी नहीं। मेरे सामने सैकड़ों बार अपनी पत्नी की तारीफें करने वाला विजय, दोस्तों में पत्नी व्रत कहलाने वाला विजय, एक पुरातन विचारधारा वाले परिवार का लड़का विजय, अनिल को गैर औरतों से संबंध रखने के लिए डांटने वाला विजय, मेरे मौन निमंत्रण को पल भर में ही समझ गया था और अपनी पतिव्रता पत्नी तथा मेरे गैर जिम्मेदार पति को नीचे हॉल में व्यस्त छोड़कर मेरे साथ बदला लेने ऊपर मेरे बेडरूम में आ पहुंचा था। मुझे बहुत दिनों बाद याद आया था कि मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरी त्वचा, मेरे होंठ, मेरी छातियां यानी कि मेरा संपूर्ण बदन ही भला का खूबसूरत है। विजय उन्माद के उन क्षणों में मेरे अंगों को चूमता जा रहा था और मेरी तारीफें किए जा रहा था। हम दोनों ने मिलकर डायना के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा और याद कर लिया और हमें बेडरूम से इकट्ठे निकलते हुए अनिल ने देख लिया। उस दिन भाग्य पूरी तरह मेरा साथ दे रहा था। अब अनिल की बारी थी। वो कौच-कौच कर सवाल कर रहा था कि विजय और मैं इकट्ठे बेडरूम में क्या कर रहे थे? और मेरा जवाब एकदम सीधा-साधा था। भाई आजकल मैं तुमसे कहाँ पूछती हूँ कि तुम बंद कमरे में कौन से कोमल कर्म कर रहे हो? उस हिसाब से तो तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब मैं और विजय कमरे में क्या कर रहे थे? अनिल दाँत पीस रहा था और मैं उसकी बेबसी का आनंद उठा रही थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि विजय और मेरे बारे में कोई भी अखबार समाचार नहीं छापेगा। मन ही मन इस बात पर विचार भी कर रही थी कि यदि मुझे विजय के साथ अनिल ने देखा ही नहीं तो मेरे बदले का क्या होगा? अनिल से बदला लेने में जहां एक ओर डायना मेरा साथ दे रही थी, तो दूसरी ओर किस्मत भी अनिल की बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। काश मैं जान पाती जब राजकुमार को मालूम हुआ होगा कि डायना अपने प्रेमी के आगोश में राजकुमार की पार्टी का जश्न मना रही थी, तो उसके दिल पर क्या गुजरी। अनिल के दिल की हालत देखकर मैं कुछ कुछ अंदाज तो लगा पा रही थी कि राजकुमार कैसे झुंझलाया होगा, बेबसी में तड़पा होगा। एक मामले में तो सभी मर्द एक से होते हैं। जैसे ही उन्हें शक होता है कि उनकी पत्नी के किसी से संबंध है, तो वे अपने सिर पर एक जोड़ी सींग दिखाई देने लगते हैं, चाहे स्वयं हर रोज किसी नई लड़की से चक्कर लगाते हैं। माँ जी अनिल अनिल में खुसर फुसर दिखाई भी दे रही थी और सुनाई भी। बीच बीच में विजय का नाम भी कानों में पड़ा, जैसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अब परवाह किसे थी, मैंने तो गुरु मंत्र ले ही लिया था। वैसे तो राजमहल में भी इतनी क्या राजनीति हुई होगी जो हमारे घर में हो रही थी। कई दिनों तक अनिल रात को सोने के लिए मेरे कमरे में नहीं आया। विजय का घबराई सी आवाज में फोन भी आया था, भाभी जी, अनिल मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अरे आप इतने में ही घबरा गए? और फिर अचानक डार्लिंग से भाभी जी कैसे बन गई? मैंने अपनी आवाज में जैसे मादकता उंडेल दी थी। ये मजाक की बात नहीं है अनु जी, उसने तो मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में। और आप बस इतनी सी बात से घबरा गए। ऐसे भी भला कोई प्यार करता है? अच्छा बताइए कब मिल रहे हैं? बैठकर मसला भी सुलझा लेंगे। और मेरी खनकती हुई हंसी टेलीफोन की तार पर सवार होकर विजय के पौरुष को हौसला देने लगी और बेवकूफ विजय खट से मुझे एक 3 स्टार होटल के कमरे में मिलने के लिए तैयार हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं कितनी देर में होटल से बाहर निकलूंगी। मैंने आवाज बदलकर अनिल को वही समय देकर सूचना दी कि वो अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ वहां देख सकता है। डायना को एक सेलिब्रिटी होने का कितना सुख था। वो कितनी आसानी से अखबारों की सुर्खियों में आ सकती थी। उसे प्रिंस चार्ल्स को बताने तक की आवश्यकता नहीं थी कि उसका नया प्रेमी कौन है। राजकुमार को अगले दिन समाचार पत्र ही समझा देते कि कौन उसे ककोल्ड बना रहा है। ककोल्ड बना अनिल होटल की लॉबी में चक्कर लगा रहा था जब मैं और विजय होटल से बाहर निकल रहे थे। मैंने चोर निगाह से देख लिया था कि अनिल किसी जासूस की तरह हमारा पीछा कर रहा है। मैं विजय को लेकर एक डिपार्टमेंट स्टोर में घुस गई। अनिल के चक्कर में बेचारे विजय को 50,000 का चूना लग गया।
मेरी पसंद की कोई वस्तु सस्ती तो हो ही नहीं सकती ना। मुझे अनिल पर दया भी आ रही थी और क्रोध भी। अरे कोई तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे सामने घुमा रहा है और तुम केवल जासूसी में लगे हुए हो। तुम्हारी मर्दानगी क्या मर गई है? लानत है ऐसे मर्द पर। उसकी रगों का खून सचमुच ठंडा हो चुका था। किंतु राजकुमार ने ही कहा डायना को कहीं रंगे हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाई। क्या सारे मर्द एक से ही होते हैं? क्या इस सदी के सभी मर्द नामर्द हो चुके हैं? समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद तो प्रिंस चार्ल्स ने भी यही किया होगा। तुम कल वर्ली गई थी? जी हाँ, गई थी। कुछ काम था क्या? किसके साथ गई थी? अनिल क्रोध में पागल सा हो रहा था। और मैं एक बार फिर उसकी बेबसी का आनंद उठा रही थी। अरे भाई आप भी तो वही थे, आपने देखा नहीं? अब ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करो अनिल। जो कहना और करना है खुलकर कहो। मैं पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई थी। देखो अनु, अब भी अपने आप को संभाल लो। नहीं तो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे अगर बुरे बनने के बजाय अच्छे बनकर दिखा सको तो हमारा परिवार टूटने से बच सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अनिल, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ। मैं तुम्हें कोमल के साथ या किसी भी और कुतिया के साथ बांट नहीं सकती। अपनी बेहूदगियों के लिए माफी मांगो और उस बिच का साथ छोड़ दो। तभी और तभी हमारा घर बच सकता है। मेरी आवाज की दृढ़ता ने जैसे अनिल कहीं भीतर तक हिल गया था। ओह शिट! बस इतना कहकर अनिल कमरे से बाहर चला गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक विजयी मुस्कान। इतनी परेशानियों में भी डायना गरीब और मजलूमों के लिए समय निकाल ही लेती थी। समाचार पत्रों में उसकी तस्वीरें गरीब बच्चों के साथ, एड्स के रोगियों के साथ या फिर बारूदी सुरंगों के चक्कर में कहीं ना कहीं तो दिखाई दे जाती थी। अपनी औकात के अनुसार मैंने भी मुंबई के टाटा अस्पताल में जाकर कैंसर रोगियों की देखभाल का काम शुरू कर दिया। इसके दो फायदे थे। एक तो घर से निकलने का बहाना हो जाता और दूसरे अब मेरे काम के चर्चे भी अखबारों में होने लगे थे। पत्रकारों को कॉकटेल पार्टी देकर फोटो छपवाने की कला मुझे अजमानी ने सिखा दी थी। वो तो हर वर्ष ना जाने कितने पुरस्कार बांटता रहता है। साल भर में 8-10 बार तो अखबार में उसकी सूरत दिखाई दे जाती है। आजकल विजय के स्थान पर अनिल से बदला लेने में अजमानी मेरी सहायता कर रहा है। डायना के दिए सबक के नक्शे कदम पर चल रही थी। प्रेमी बदलना मेरी भी तो मजबूरी थी। अनिल को अब मेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी। राजकुमारी की तरह उसकी भी मजबूरी थी कि वो मुझसे तलाक ले ले। तलाक का नोटिस मिलते ही मैं हिसाब लगाने में जुट गई कि डायना को तलाक के बाद जायदाद का कितना हिस्सा मिला था और मुझे क्या मिलने वाला है। अब मेरे लिए अपने प्रेमियों के नंबर याद रख पाना भी संभव नहीं हो पाता था। याद नहीं पड़ता कि इकबाल मेरा प्रेमी नंबर कितना था। एक बात मुझे हर वक्त कचोटती रहती थी। आजकल अनिल मेरी किसी भी हरकत से आहत नहीं होता था। दरअसल उसने मेरे व्यक्तित्व की पूरी तरह से अवहेलना शुरू कर दी थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किसके साथ घूम रही हूं या सो रही हूं। जब लोग उसके मुंह पर कहते कि उसकी बीवी एक टैक्सी है, वो तब भी चुप रहता। मुझे अपने आप पर अब कोफ्त होने लगी थी। एक बार फिर डायना के जीवन पर निगाह डालती हूँ, फिर सोच में पड़ जाती हूँ। आज तो जय अंकल भी मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे। जय अंकल, प्लीज मुझे यूं अकेला न छोड़िए। मुझे इस समय आपकी बहुत जरूरत है। मुझे समझाइए जय अंकल, मुझसे कहाँ गलती हो गई? मैंने तो डायना को अपने जीवन का आदर्श बनाया। जो जो कुछ डायना ने किया वो सब मैंने भी किया। ठीक उसी की तरह पहले आया बनी, राजकुमार से विवाह किया, अपने ही घर में अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर हुई। कई प्रेमी भी बदले, कैंसर के रोगियों की सहायता की, पति के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं की, परिवार के लिए विवाद खड़ी करती रही। डायना तो मरी भी अपने प्रेमी डोडी के साथ थी। ये सब करने के बावजूद लोग उसे संत बनाने पर तुले हैं। मदर टेरेसा के मुकाबले डायना की मृत्यु की भी कहीं अधिक चर्चा हुई थी।
फिर वही सब करने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा है कि मैं एक वेश्या बन गई हूँ। तो मित्रों, ये थी कहानी, ये क्या हो गया। दरअसल जिन दिनों अ, डायना की मृत्यु हुई, उन्हीं दिनों मदर टेरेसा की भी मृत्यु हुई थी। मगर अखबारों में मदर टेरेसा के खबरों से बहुत ज़्यादा डायना छाई हुई थी। तो ये कहानी जब मैंने लिखी, तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थीं लेडी डायना को लेकर। लेडी डायना को लेके 2 तरह के विचार थे। कुछ लोग थे जो लेडी डायना को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे और प्रिंस चार्ल्स के विरुद्ध बोल रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो राजघराने और प्रिंस चार्ल्स के साथ खड़े थे। कुछ वैसे ही हालात आजकल हैं। आज जो मैंने संपादकीय लिखा है पुरवाई के लिए, वो भी राजघराने पर है, और जो प्रिंस हैरी और अ, मेगन मार्कल ने जो इंटरव्यू दिया है ओपरा विन्फ्री को, उस इंटरव्यू को लेकर मैंने काफ़ी बातें बताने की, आपसे साझा करने की कोशिश की है। ब्रिटेन में रहने का, लंदन में रहने का और शाही परिवार को थोड़ा-बहुत जानने का, समझने का मौका मिलता है। तो जब भारत में था, तब भी एयर इंडिया में नौकरी करता था, तो पूरी दुनिया में आता-जाता था, तो पूरी दुनिया को देखता था। मगर ये कहानी, ये क्या हो गया, ये लंदन में बसने के बाद लिखी थी, और शायद मेरी तीसरी कहानी थी उस समय की। आप सबके पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है, और मेरा फ़ेसबुक भी है, और व्हाट्सएप नंबर भी बहुत सारे लोगों के पास है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा, और मैं एक बार फिर भाई अर्पण कुमार और जनसुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके साथ अपना कहानी पाठ साझा करूँ। मेरा अगला कहानी पाठ जब भी होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। मेरी कहानी, जिसका मैं शीर्षक कहानी का पाठ करूँगा, वो मेरा संकलन है जिसका नाम है बेघर आँखें। तो मेरी अगली कहानी जो मैं आपके साथ पढ़ूँगा, साझा करूँगा, वो होगी बेघर आँखें। उस कहानी की एक छोटी-सी ख़ासियत आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं 3 हफ़्ते नानावती अस्पताल में, बॉम्बे में भर्ती था, और उस कहानी का पहला ड्राफ्ट मैंने नानावती हॉस्पिटल में रहते हुए लिखा था, बेघर आँखें। तो आज हमारी मुलाकात बस इतनी है, और मुझे उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अ, कुछ कमेंट्स जो हैं। कल्पना मनोरमा जी ने कहा है कि सर, आपके लिए परकाया प्रवेश करना कितना आसान और कितना कठिन होता है। ये सवाल किया है कल्पना ने। तो कल्पना जी, बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी संवेदनशील लेखक के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है, परकाया प्रवेश। मेरी एक वरिष्ठ साहित्यकार से इस बात को लेके थोड़ी-सी बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी चीज़ को स्वयं अनुभव नहीं करते, तो जब तक भुक्तभोगी नहीं होते, तब तक हमें कहानी लिखने का कोई हक नहीं, क्योंकि हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते अपनी बातों को। मेरा कहना ये है कि अगर तुलसी राम नहीं बन सकते, तुलसी सीता नहीं बन सकते, तो क्या वो सीता और राम के दिलों की भावनाएँ हम तक नहीं पहुँचाते? क्या हर पुरुष ने जब कभी नारी के बारे में कहानी लिखी है, ध्रुव स्वामिनी में, क्या प्रसाद ध्रुव स्वामिनी को नहीं समझ पाते? तो मुझे ये लगता है कि संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत आसानी से नारी के भावों को समझ लेता हूँ, क्योंकि जब मैं नारी भाव अपनी कहानी में लाना चाहता हूँ, तो मैं अपने भीतर के कोमल तत्वों को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, हार्ड तत्वों के मुकाबले। और हमारे तो अ अ, उम, परंपराओं में अर्धनारीश्वर रूप बाकायदा पूजा जाता है। तो हमें परकाया प्रवेश में
बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अशोक रावत जी ने कहा कि कहानी सोचने पे विवश करती है और हुँ, मधु मेहता कह रही हैं, डायना तो राजघराने की रही तो सब कुछ उसका चल गया, आम घरों में तो आज ये सब होता ही रहता है और घर टूट रहे हैं। उषा भटनागर जी को रोचक सुनाने का ढंग और कहानी और आशुतोष कुमार को भी बहुत रोचक लगी कहानी, मीनाक्षी स्वामी जी को भी और वंदना बाजपेयी जी भी हैं और सत्या मिश्रा जी हैं और संगीता सिंह भावना को भी अच्छी लगी कहानी, रश्मि पाठक को, गीता पंडित भी हैं, मुक्ति शर्मा भी हैं, तो भाग्यम शर्मा भी हैं, प्रीति शर्मा भी हैं, विजय सतीश जी हैं, तो प्रभा मिश्रा जी भी हैं। तो मैं आप सबको अब नमस्कार कहता हूँ और जब अगली बार यहाँ दोबारा कहानी पाठ होगा तो आपको सूचित करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके बाद में भी दिमाग को एक सवाल आए तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे आपसे सवाल-जवाब करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।